Hello everyone, this is my 5th class and it's important for BSc Nursing Part 3rd Pediatric Nursing. Topic Cardiovascular Problems. और लास्ट क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे थे एसाइनोटिक और साइनोटिक टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट थे, जिसमें एसाइनोटिक का ASD कंप्लीट हो गया था। VSD हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें लास्ट हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली थी, रिस्क फैक्टर देख लिए थे। अब उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन और बचा है VSD का, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। VSD वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना, जिसे हम वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। अबनॉर्मल ओपनिंग होना जिसे हम वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट, ऐसी कंडीशन में जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है और इस ओपनिंग से, अबनॉर्मल ओपनिंग से जब ब्लड क्रॉस करेगा यानी लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड होगा, तो वहाँ से उस शंटिंग के समय एक साउंड प्रोड्यूस होगा और उस साउंड को अपन कह सकते हैं मरमर साउंड। और अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो एट मिड टू लोअर लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर एट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ हमें मरमर साउंड सुनाई देगी। ये था फर्स्ट साइन। सेकंड, टैकेकार्डिया, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि राइट वेंट्रिकल पे लगातार प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। टैकेकार्डिया कंडीशन। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिलती है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, ये सारी स्टोरी जो है अपनी डिपेंड करती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो वहाँ पर VSD प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चल जाता है। और जब अपन ने पहले भी एग्जांपल देखा था, मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल की कैपेसिटी 100 ml है, जिसका 20 ml जो है वो राइट एट्रियम में VSD के थ्रू पास हो गया है, चला गया है राइट वेंट्रिकल में। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जहाँ 100 ml आना चाहिए था, वहाँ पर अब रिमेनिंग कितना बचा है, 80 ml, केवल 80 ml। और जो बॉडी के अंदर 100 ml जा रहा था तो उसमें अब कितना जा रहा है, केवल 80 ml। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जितना हार्ट को आउटपुट देना था उतना हार्ट आउटपुट दे नहीं पा रहा है, तो टैकेकार्डिया कंडीशन देखने को मिलेगी और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पुअर वेट गेन, वो ये बेबी की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट जो है वो डिले होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन वो नहीं ले पाएगा ड्यू टू द डिजीज कंडीशन एंड ऑल। नेक्स्ट, स्वेटिंग, यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी के साथ मैंने आपको ये भी चीज़ बताई ऊपर के ओवरऑल कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बॉडी में जितना ऑक्सीनेटेड ब्लड जाना चाहिए था उतना ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है, तो जो भी पेशेंट होगा वो जल्दी से थक जाएगा और स्वेटिंग वाली कंडीशन उसमें देखने को मिलेगी। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी पे भी प्रेशर बढ़ेगा। राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल में उसको भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जाएगा तो एक समय बाद राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अंदर से डैमेज होने लग जाएगी और ऐसी कंडीशन में हमें बार बार रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी आर्टरी का इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, लंग्स का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट हो रही है, सारा ब्लड आके कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में, जिसके कारण उसकी मसल्स में क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो फाइनली उसमें क्या हो जाएगा, उसके साइज
इंक्रीज हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलेगी। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ये हम पहले देख सकते हैं। डिसरिदमियास जो हार्ट की रिदम है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। चेस्ट पेन, फीवर, वोमिटिंग, फटीग, ये नॉर्मल जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये भी हमको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे जो कि हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। क्या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन है जिनके थ्रू वीएसडी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? पहला, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशल कार्डिक एग्जामिनेशन, और कार्डिक एग्जामिनेशन में आप स्टेथोस्कोप लेंगे, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ स्टेथ को लगाकर वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। और वीएसडी से जब ब्लड पास आउट होता है तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिससे हम कहते हैं मरमर साउंड, और उस मरमर साउंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक साइन हो सकता है किसका? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का, जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली कार्डिक एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। सेकंड, ईसीजी। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, एएसडी के जैसे थे वैसे के वैसे ही वीएसडी के हैं, क्योंकि दोनों जो ओपनिंग है अबनॉर्मल है और सेप्टम पे है। ईसीजी इट शोज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट और अबनॉर्मल रिदम। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज और अबनॉर्मल रिदम को ईसीजी के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे के थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हार्ट का साइज। हार्ट का साइज हमें कैसा मिलेगा? इसके अंदर इंक्रीज मिलेगा, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम की इनकी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। जब इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो ओवरऑल हार्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमें वो चेस्ट एक्सरे के अंदर दिख सकता है, यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट एट्रियम हाइपरट्रॉफी के कारण ओवरऑल हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, 2D इको। अब 2D इको हम किस लिए करते हैं? एग्जैक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी जो वो सेप्टम है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को चेक करने के लिए हम 2D इको का यूज करते हैं। एंड लास्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ग्रोइन एरिया से, नेक से जब हम कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, सीधा हार्ट के वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पर डाई, कॉन्ट्रास्ट डाई जो होती है उसको इंजेक्ट करेंगे, और एक उसका जो प्रिंट होता है या जो उससे इमेज हमको मिलती है उनके रिजल्ट्स को चेक करेंगे, इमेज को चेक करेंगे। इमेज को चेक करेंगे तो वहाँ पर अगर कोई अबनॉर्मल ओपनिंग है तो वो हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू। कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स हैं, जैसे ये बता रहा है कि ईसीजी जो है वो रिदम को ही और इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को जब चेंज होती है हार्ट की उनको आइडेंटिफाई करता है, लेकिन उसके अलावा भी ईसीजी कुछ और भी आइडेंटिफाई करती है। जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी ईसीजी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और राइट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, जो वहाँ पर ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसके थ्रू? ईसीजी के थ्रू। 2D को किस लिए काम आती है? हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप सेप्टम की एनाटॉमी को देख लेंगे तो क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? 2D को शोज टोटल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वी कैन सी ऑन मॉनिटर लाइक सेप्टल डिफेक्ट साइज, कि ये जो अबनॉर्मल ओपनिंग है एक्चुअली इसका साइज कितना है, पोजीशन, क्या ये पेरीमेम्ब्रेनियस है या ये मस्क्यूलर है, कॉमा, फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2D इको के थ्रू। नाउअडेज कलर डॉपलर स्टडीज आर अवेलेबल विद गिव्स मोर क्लियर व्यू। कलर डॉपलर स्टडीज भी हैं जो हार्ट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, सेप्टल डिफेक्ट के टाइप को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। एंड लास्ट, a catheter is passed in heart
through the blood vessels and contrast dye is injected through the catheter to visualize the heart defect and picture is taken to view the result. तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्ट्रास्ट डाई को इंसर्ट करने के बाद हम जो डिफेक्ट है उसको पिक्चर व्यू के थ्रू ले सकते हैं और उस रिजल्ट को हम देख सकते हैं कि कहाँ पर जो है हार्ट डिफेक्ट है, एट्रियम के अंदर है, दोनों एट्रियम्स के बीच में है या दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में. ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. एएसडी का जैसा मैनेजमेंट था वैसा ही सेम वीएसडी का चलेगा. मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस पेन, एंटीबायोटिक्स टू रिड्यूस फीवर, डायूरेटिक्स फॉर रिमूव एक्सेस फ्लूइड. ओवरऑल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा. ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वो ज़्यादा, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट पे इसका अफेक्ट पड़ेगा, हार्ट की वर्किंग बढ़ेगी, हार्ट पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा. अगर हार्ट पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो हार्ट की वर्किंग बढ़ेगी और हार्ट की वर्किंग बढ़ेगी तो इससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए हम डायूरेटिक्स का यूज़ करेंगे जो एक्सेस अमाउंट का फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगा. नेक्स्ट, डिजॉक्सिन. ये मैंने आपको कल भी बताया था. डिसरिथमियाज और एरिथमियाज वाली कंडीशन, हार्ट की जो रिदम बिगड़ जाती है, उसके काम करने के तरीके की जो रिदम होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन है डिजॉक्सिन जिसका यूज़ किया जाता है. ये हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी पावर प्रोवाइड करती है. जब मसल्स की कैपेसिटी वापस बढ़ जाएगी, उनको उनकी स्ट्रेंथ वापस मिल जाएगी तो वो रेगुलरली प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी. जब वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी तो रेगुलरली उनका जो पंपिंग का फंक्शन है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा और जो हार्ट की रिदम है, एक्चुअली जो हार्ट की रिदम जो खराब हो गई थी वो वापस इंप्रूव हो जाएगी और करेक्ट हो सकती है. किसके थ्रू? डिजॉक्सिन के थ्रू. तो ये मेडिकल मैनेजमेंट था. एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, डायूरेटिक्स एंड लास्ट डिजॉक्सिन. ठीक है, इसमें जो फीवर की जगह एंटीबायोटिक्स है इसको आप करेक्ट कर सकते हैं. ये एंटीपायरेटिक्स है जो कि फीवर को कम करेगी. नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट. सबसे पहला सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि स्पॉन्टेनियसली क्लोजर इन 70 to 80% केसेस ऑफ स्मॉल वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. मैंने आपको एएसडी में भी ये बात बताई थी. बेबी का सर्कुलेशन अलग होता है. जब भी न्यू बेबी का बर्थ होता है तो उस समय पे बेबी के लंग्स और उसका हार्ट एक्टिवेट होते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, ब्लड सप्लाई उनमें स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से. तो उस समय जब फोर्सफुली ब्लड लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है तो उसी फोर्स के साथ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाता है और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फोर्स के साथ जाता है तो उस समय वहाँ पर वीएसडी यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है. तो जब ब्लड फोर्स के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो वहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्लोज हो सकता है. तो 70 से 80% केसेस में ऐसा होता है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आफ्टर बर्थ स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है, यानी बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी मेडिकल मैनेजमेंट के, बिना किसी सर्जिकल मैनेजमेंट के वो अपने आप क्लोज हो जाता है. तो बहुत सारे 70 से 80% केसेस, बहुत बड़ा रेशो है ये. अब अदर इसके सर्जिकल मैनेजमेंट देखें जो कि एएसडी से काफ़ी मिलते जुलते हैं. पहला पेज क्लोजर, मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर अबनॉर्मल ओपनिंग है तो उसके लिए एक पैच आता है, उस पैच का नाम है डैक्रॉन पैच, जिसे पेरिकार्डिया पैच भी कहते हैं. उस अबनॉर्मल ओपनिंग के ऊपर इस डैक्रॉन पैच को लगा दिया जाता है. चारों तरफ से स्ट्रेचिंग कर दी जाती है क्योंकि ये जो वुंड है अपना अबनॉर्मल ओपनिंग है वो कैसी है? सर्कुलर वुंड है, गोल वुंड है, उसको अपन क्या कह रहे हैं? सर्कुलर वुंड. तो इसी टाइप का सर्कुलर एक पैच आता है, उस पैच को उस वुंड पे लगा देते हैं, उस ओपनिंग पे लगा देते हैं, चारों तरफ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. मिनिमम 6 मंथ के अंदर कार्डियक टिश्यूज अपनी ग्रोथ करके इस पैच को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं
और वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो पहली सर्जरी होगी अपना पैच क्लोजर। पैच क्लोजर ये एक तरीके से अपन ऐसा कह सकते हैं, कोई भी अपना ट्यूब है, जैसे मान लीजिए अपना गाड़ी का ट्यूब है, अपनी साइकिल का ट्यूब है, वो जब भी पंचर हो जाता है, आप पंचर बनाने जाते हैं तो वो उसके लिए एक पैच यूज़ करता है और वो उसको उस पंचर वाली जगह पे चिपका देता है। तो सेम ऐसी ही कंडीशन है, जहाँ पर ये अबनॉर्मल ओपनिंग है उस पर उस पैच को चिपका दिया जाता है, स्टिचिंग कर दिया जाता है, जिससे वो अबनॉर्मल ओपनिंग क्लोज हो जाती है और वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाती है। पैच जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है डैक्रॉन पैच। सेकंड, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, स्टेर्नोटॉमी करेंगे, मीडियल स्टेर्नोटॉमी, यानी स्टेर्नम के यहाँ से ओपनिंग करेंगे, हार्ट को जो है हार्ट लंग मशीन पे रखेंगे और सर्जिकल करेक्शन हम कर सकते हैं हार्ट के अंदर, क्योंकि हमारे हार्ट की जिम्मेदारी हो जाएगी हार्ट लंग मशीन की। एक मशीन होती है जो हार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है हार्ट के ऑपरेशन के समय, वो हार्ट को संभालेगी और हार्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यानी CAB। अब ये CAB नहीं है, CPB है, कार्डियक पल्मोनरी बाईपास, CPB के थ्रू जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्स स्ट्रिंग सूचर, PSS। ये पर्स स्ट्रिंग सूचर या इसको पर्स स्ट्रिंग क्लोजर भी कहते हैं। ये टेक्निक क्या है, इसके बारे में आप पहले देखिए। जितने भी सर्कुलर वुंड होते हैं, सर्कुलर का एग्जांपल है लाइक चूड़ी, जो भी चीज़ें गोल होती है, ऐसा अगर कोई भी सर्कुलर वुंड है, उसको क्लोज करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पर्स स्ट्रिंग सूचर, PSS या पर्स स्ट्रिंग क्लोजर। तो ये जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो रखी है, ये किस टाइप की है, सर्कुलर वुंड है, यानी गोल वुंड है, गोल सर्कुलर राउंड शेप का। इसकी क्लोजिंग के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं, PSS या PSS क्लोजिंग। इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी चारों तरफ सर्कुलर वुंड जो होगा उसके चारों तरफ स्ट्रेचिंग कर देंगे, यानी उसको चारों तरफ से सिलो और बीच में से उसको पुलिंग करो, उसको बीच में से खींच लो। जैसे ही आप खींचोगे तो चारों तरफ से जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, वुंड के जो कॉर्नर है वो पास में आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। तो वो जो सर्कुलर वुंड है एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो किसी भी सर्कुलर वुंड को क्लोज करने के लिए हम PSS टेक्निक यूज करें हैं। और वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो अपना किस टाइप का वुंड है, सर्कुलर वुंड है। कार्डिक कैथेटराइजेशन, डिफेक्ट में बी क्लोज ड्यूरिंग द कार्डिक कैथेटर। जब आप कार्डिक कैथेटर को हार्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और अगर ये जो वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बहुत स्मॉल होता है तो वहाँ पर कार्डिक कैथेटराइजेशन के थ्रू आप उसे उसी समय क्लोज कर सकते हैं, यानी कार्डिक कैथेटराइजेशन के थ्रू भी आप VSD और ASD को ट्रीट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन, जितने भी सर्जरीज हैं वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा रिस्क है उतनी बड़ी सर्जरी का यूज़ करना पड़ेगा। कार्डियक पल्मोनरी बाईपास बिल्कुल हाई लेवल पे हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तब हम फाइनली इसका यूज़ करते हैं। डैक्रॉन पैच भी है, सर्कुलर वुंड टेक्निक भी है, कार्डियक कैथेटराइजेशन भी है। और वैसे 70 से 80% केसेस के अंदर ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है। तो ये अपना सर्जिकल मैनेजमेंट था VSD का। लास्ट, कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेनमेंगर सिंड्रोम, एसेनमेंगर सिंड्रोम जो कि स्पेशली हमें वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में देखने को मिलता है। इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिए, इसकी क्या स्टोरी है। वैन शंटिंग रिवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी जब ब्लड की शंटिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी। फिर से सुनिए, जब ब्लड की शंटिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेफ्ट साइड में क्या है, हायर प्रेशर, राइट साइड में क्या है, लोअर प्रेशर। तो ब्लड की शंटिंग कैसे हो रही है VSD के अंदर, लेफ्ट टू राइट। तो ये राइट टू लेफ्ट कब होगी, और अगर ऐसी होगी तो कब होगी, और इसको क्या कहेंगे। तो जब ये ब्लड की शंटिंग राइट से लेफ्ट होने लग गई तब हम उसे एसेनमेंगर सिंड्रोम कहेंगे। और इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, कब जो शंटिंग है वो राइट टू लेफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, कब होगा,
समझने की कोशिश करिए। जब स्टार्टिंग में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है तो ब्लड की शंटिंग कहाँ से कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में। सारा ब्लड कहाँ पर आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है। जब सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो किस किस पे प्रेशर बढ़ता है? राइट वेंट्रिकल पे बढ़ता है, जिसके कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। और वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, उस पर भी प्रेशर बढ़ता है, जिससे पल्मोनरी ओवरलोड होता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारा ब्लड आके कहाँ इकट्ठा हो रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो अब माना ये जाता है कि जब सारा ब्लड आकर राइट वेंट्रिकल में, सारा नहीं कह सकते, कुछ अमाउंट ज़्यादा ब्लड जब आके राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो एक समय बाद आफ्टर सम टाइम राइट वेंट्रिकल जो है उस पर प्रेशर इंक्रीज होता होता उसकी हाइपरट्रॉफी होती है और उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है और वहाँ का प्रेशर अपने नॉर्मल प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से कहीं गुना ज़्यादा हो जाता है। और जो शंटिंग लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ हो रही होती है वो आगे की स्टेज के अंदर कन्वर्ट होकर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड की शंटिंग अब राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। और ये रिवर्स जो वेंट्रिकल की चेंजेस हुआ है, ये जो ब्लड शंटिंग चेंज हुई है रिवर्स राइट टू लेफ्ट, उसे ही हम एसन-मेंगर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये स्टोरी है हमारी किसकी? एसन-मेंगर सिंड्रोम की, व्हेन शंटिंग रिवर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपकी जो ब्लड की शंटिंग है वो ही चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, यानी उल्टी हो गई। ऐसी कंडीशन में ये एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं एसन-मेंगर सिंड्रोम। In late stage of cyanotic heart disease, there is accumulation of blood in the lungs. It causes pulmonary resistance. It increases negative pressure in pulmonary artery. So right side of heart pressure increase and direction of blood flow is right to left. Pulmonary artery आगे blood नहीं लेके जाएगी, सारा blood right ventricle में आएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जाएगा, उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई तो फाइनली जो है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड शंटिंग स्टार्ट हो जाएगी राइट टू लेफ्ट। इसे ही हम कहते हैं एसन-मेंगर सिंड्रोम। एंडोकार्डिटिस, उसके अंदर की लेयर में इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी कंजेशन, एंड स्टेज के अंदर हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं करेगा, उतना कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, पुअर वेट गेन, एंड लास्ट पल्मोनरी कंजेशन है जो कि पल्मोनरी ओवरलोड बढ़ने के कारण देखने को मिलेगा। तो ये हो गए अपने कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म। इसमें एसन-मेंगर सिंड्रोम बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं पर जो हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।